नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास अब नहीं रहे हैं। जी हां, लंबे समय से बीमारी के चलते आज उनका निधन हो गया है। तबियत बिगड़ने पर उन्हें बागेश्वर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली है। उनके निधन की खबर से पार्टी समेत पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख जताते हुए कहा कि मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी चंदन राम दास के निधन के समाचार से स्तब्ध हूं। उनका निधन जनसेवा और राजनीति के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों को ये असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करे। प्रदेश सरकार के परिवहन स्वास्थ्य मंत्री चंदन राम दास का आज निधन हो गया। बागेश्वर के एक हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। कांग्रेस पार्टी से चंदन राम दास के निधन पर शोक जताया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि चंदन राम दास का निधन की प्रदेश की राजनीति के लिए अपूर्ण क्षति है। उनका कहना है कि चंदन राम दास बहुत ही मिलन अनुसार स्वभाव के थे और वे हमेशा समाज के उत्थान के लिए काम करते थे। प्रदेश के मंत्री चंदन राम जी का निधन राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है। बहुत लंबे समय से राजनीतिक जीवन में सक्रिय थे। नगरपालिका से लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तक उन्होंने इस प्रदेश की सेवा की है। सच्चे समाज सेवी थे और 5 बार लगातार बागेश्वर से उन्होंने बागेश्वर की जनता का प्रतिनिधित्व किया। उनके निधन का समाचार सुनकर निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से भी तकलीफ हुई और हमारी पार्टी भी बड़ी क्षुब्ध रही है। और हम उनके निधन पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। भगवान उनके परिवार को इतना बड़ा दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। निश्चित रूप से उनके निधन से प्रदेश की राजनीति ने एक बहुत बड़ा दलित चेहरा खो दिया है। हर हमेशा दलितों के लिए चिंतित रहते थे। हर हमेशा उन्होंने दलित वर्ग के लिए संघर्ष किया, समाज के गरीब वर्ग के लिए संघर्ष किया। उनके जाने से निश्चित रूप से प्रदेश की राजनीति को सरल स्वभाव के धनी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बागेश्वर से विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे चंदन राम दास लंबी बीमारी के बाद निधन पर प्रदेश में 3 दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ राजनीति से हटकर अन्य दलों के नेता भी उनके निधन पर शोक प्रकट कर रहे हैं। इसी कड़ी में गोलापार निवासी कांग्रेस एससी विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने भी कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन पर शोक प्रकट किया है। देखिए, इस उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री श्रीमान चंदन राम दास जी का अभी पता लगा कि आकस्मिक मृत्यु हो गई है और इससे बहुत दुख है और इसके हम दुख व्यक्त करते हैं और पूरे परिवार को इस दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को अपने स्थान में जगह दे और वो एक अच्छे नेता के रूप में कार्य करते थे और पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारा एक ये है कि वो एक अच्छे प्रखर नेता थे और मैं उन्हें बहुत ही दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी के निधन का दुखद समाचार मिला है। उनका भारतीय राजनीति में एक विशेष स्थान था। ईश्वर दिग्वंत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोक संतप्त परिजनों को समर्थकों के दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। अल्मोड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्यों पर मुहर लगाई। इस दौरान उन्होंने पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार रिवर्स पलायन के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं को स्वरोजगार योजना से जोड़ने की वकालत की। उन्होंने कहा कि राज्य में पलायन पर अंकुश लगाने के लिए कई योजनाओं को युवा वर्ग से जोड़ने के लिए पर्यटन, कृषि, बागवानी और लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि लोग अपने साथ ही अन्य लोगों को भी रोजगार दे सके। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में पलायन पर अंकुश लगा है और लोग हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जिसका फायदा मिलेगा। पलायन को लेकर हमारा पलायन रोकथाम आयोग काम कर रहा है और इस दौरान जो रिपोर्ट भी आई है तो इन वर्षों में पलायन कम हुआ है। उसके लिए हम लोगों ने स्वरोजगार को अपनाया है, जहां कीवी मिशन, स्टार्टअप, छोटे उद्यमी, उन सबको प्रोत्साहित करने के लिए अनेकों योजनाएं हम लोग बना रहे हैं और उनके कारण से निकट भविष्य में पलायन रुकेगा और लोग रोजगार से स्वरोजगार दोनों को निश्चित रूप से पूरे अल्मोड़ा समेत समूचे उत्तराखंड के अंदर जो पलायन की स्थिति है उसको रोकने के लिए और उस पर कहीं न कहीं लोगों का रिवर्स। सूडान संकट के कारण सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों की सकुशल वापसी के लिए उधम सिंह नगर जिले के डीएम युगल किशोर पंत ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। डीएम ने बताया कि विदेश मंत्रालय की ओर से सूडान संकट के कारण सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों की सकुशल वापसी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों की ट्रैकिंग कराने के लिए उनके विवरण संकलित किया जा रहा है। जनपद में हमारे 2 नंबर हैं, 1077 जो आपदा कंट्रोल रूम का है और 112 जो पुलिस कंट्रोल रूम का है। अगर किसी के कोई परिचित रिश्तेदार मित्र जो सूडान में अगर फंसे हैं तो उनकी सूचना आप इन दोनों नंबरों पर उपलब्ध करा दें और ये सूचना भारत सरकार जाती है और भारत सरकार ने इवैक्यूएशन प्लान तैयार किया हुआ है। तो जैसे जैसे लोगों से बातचीत करके डाटा बैंक इकट्ठा तैयार होगा और उसी हिसाब से इवैक्यूएशन प्लान गवर्नमेंट फाइनलाइज करेगी। हाँ, ये जानकारी के लिए राज्य सरकार की तरफ से फील्ड में लोगों को इन्फॉर्मेशन दिलवाई जा रही है कि अगर किसी का कोई मित्र, परिचित, रिश्तेदार अगर फंसा हुआ है सूडान में तो उसकी जानकारी माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार 15 अप्रैल रात को हुई हत्या पर पौड़ी पहुंची राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए उस पर कायम है। सरकार ने इस बात की हर तरह से कोशिश की कि कानून व्यवस्था बनी रहे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब जुल्म की इंतहा होती है तो इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है। वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अतीक एक माफिया था, जैसे कि कानून प्रक्रिया के तहत सजा दी जानी थी, लेकिन अगर पुलिस कस्टडी में किसी की हत्या कर दी जाती है तो कानून व्यवस्था के मुंह पर यह खुला तमाचा है, जिससे न्याय व्यवस्था और कानूनी प्रक्रिया पर से लोगों का विश्वास उठता है। देखिए, प्रयागराज के आतंक का पर्याय तो अतीक था और खाली अतीक और अशरफ तक होता तो चलता। उसकी आने वाली पीढ़ी भी उस अपराध जगत से जुड़ चुकी है और हमारे आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जांच समिति बिठा चुके हैं। उन युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी भी जांच की जा रही है। हर तरह का न्याय होगा। वो माफिया था, इस पर कोई दो राय नहीं है। उसको कानून सजा दे, कानून उसके लिए काम करे, इस पर कोई दो राय नहीं है।
लेकिन जिस तरह की घटना हुई है, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को एक बहुत बड़ा तमाचा है कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए जिसने डायरेक्शन रहे हों, जिस व्यक्ति के लिए कि भाई इसकी सुरक्षा की जाए, और इतनी पुलिस होने के बाद भी कोई भी आदमी अगर पुलिस की मौजूदगी में हत्या कर देता है तो ये निश्चित रूप से कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल है और इसको आप हल्के ढंग से नहीं ले सकते। धर्म के नाम पर या अपराधी के नाम पर अगर कोई राजनीतिक, थोड़ी देर के लिए मैं सोचता हूँ कि वो अपराधी नहीं होता, माफिया नहीं होता या किसी धर्म विशेष का नहीं होता, और वो एक व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति होता है, राजनीतिक मुकदमे होते हैं और राजनीतिक व्यक्ति होता, और पुलिस की मौजूदगी में कोर्ट में या मेडिकल के लिए ले जाया गया होता और तब उसकी हत्या होती है। राजनीतिक द्वेष होता है, राजनीतिक रंजिश होती है, पुलिस की मौजूदगी में अगर उसकी हत्या होती है तो ये कहीं ना कहीं कानून के लिए। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव लड़ने वाले नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हरिद्वार से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके कांग्रेस के दिग्गज नेता हरक सिंह ने नाम न लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार लोकसभा से राज्य को कई मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री दिए, लेकिन कोई भी हरिद्वार में एक बड़ी योजना नहीं ला सका। वहीं हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने हरक सिंह के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि हरक सिंह उनके पुराने मित्र हैं और वो कुछ भी बोल सकते हैं। चुनाव तो लोकतंत्र का पर्व होता है और कोई भी हरिद्वार लोकसभा से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जीत हार का फैसला तो जनता को करना है। बन रहा है हरिद्वार में। अब आप मुझे बता दो, हरिद्वार में हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। इस हरिद्वार पार्लियामेंट से प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। हरिद्वार पार्लियामेंट से प्रदेश ने, हरिद्वार पार्लियामेंट ने 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री दे दिया। हरिद्वार पार्लियामेंट ने केंद्र में मंत्री दे दिया। क्या मिला कि हरिद्वार को क्या मिला? आप मुझे बता दो ना, क्या मिला? आप मुझे बता दो। हर की पौड़ी, ये जो सब है तो कोई भी करेगा। ये मतलब सड़क में नाली बनाना कोई काम है क्या? वो तो पहले भी होता था, उत्तर प्रदेश में भी होता था, उत्तराखंड में भी होगा, क्या फर्क पड़ता है? विधायक निधि का काम कोई काम है क्या? पंचायत भवन बना दिया, विधायक लोग, मंत्री लोग उसके रिबन काटते हैं, उद्घाटन करते हैं, ये सब बड़ी उपलब्धि हो गई। आप मुझे बता दो, जहां हम उत्तर प्रदेश के हिस्से थे और आज उत्तराखंड बन गया, तिवारी जी ने ये पुल बनाया, इसके अलावा हरिद्वार में क्या आया? तो ये बिल्डिंग भवन छोड़ दो आप, ये तो वो नहीं बनाते तो लोग धर्मशालाएं खुद बना लेते। वो तो कोई सरकार नहीं भी बनाएगी तो लोग तो बना ही देंगे ना। हरियाणा के लोग बना देंगे, पंजाब के लोग बना देंगे, गुजरात के लोग बना देंगे। अब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ ना किसी का। आप हरक सिंह जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो हमारे पुराने मित्र हैं, वो यदि उन्होंने कुछ कहा है तो ठीक ही कहा होगा। हाँ, तो क्या दिक्कत है? ये तो लोकतंत्र है। ये भारत दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक देश है। तो चुनाव तो यहाँ का लोकतंत्र का मेला है, उत्सव है। इस उत्सव में जितने लोग भाग ले सके, क्या दिक्कत है सभी को। और हरिद्वार तो हमारा महत्वपूर्ण स्थान है। हरिद्वार का नाम से तो जुड़ करके लोग अपने को धन्य समझते हैं, तो दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। हम तो सबको आमंत्रित करना चाहते हैं, आएँ। और अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट से हरड़ा में बीजेपी रानीखेत के जिलाध्यक्ष लीला बिष्ट ने नेतृत्व में मन की बात कार्यक्रम को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। बता दें कि इस बैठक में बूथ सशक्तिकरण अभियान की समीक्षा की, बूथ समितियों का ऑनलाइन पंजीकरण और 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर चर्चा की गई। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महाराज दसौनी का कहना है कि नाक सीधे पकड़िए या घुमाकर पकड़िए, बात तो एक ही है। उन्होंने कहा कि माणा उत्तराखंड का अभिन्न अंग है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता से जुड़ा हुआ गांव है।
उन्होंने कहा कि ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का एक चलन देखा होगा। पिछले 9 साल में आर्थिकी, रुपया, महंगाई, बेरोजगारी, किसी चीज से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है तो पुरानी सरकारों से जितना काम किया है उन पर नया शिलापच लगाने का। भारतीय जनता पार्टी को ये शौक है कि सबके नामांकन बदल दिए जाएंगे। अब आखिरी गांव से पहला गांव कर दिया जाएगा। देखिए, नाक सीधे पकड़िए या घुमाकर पकड़िए, बात एक बराबर ही है। वो गांव अभिन्न अंग है उत्तराखंड का। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता से जुड़ा हुआ गांव है। हमें अभिमान और गर्व है माड़ा गांव के ऊपर। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का एक आपने ट्रेंड देखा होगा पिछले 9 साल में कि आर्थिकी जाए भाड़ में, रुपया जाए भाड़ में, महंगाई, बेरोजगारी, किसी चीज से लेना देना नहीं है। लेना देना है तो पुराने जितना सरकारों ने काम किए हैं उन पर नया अपना शिलापट लगाने का एक इनको नया शौक है। सबके नामकरण बदल दिए जाएंगे। अब आखिरी गांव से पहला गांव कर दिया, लेकिन माड़ा गांव के लोगों की स्थिति तो यथावत रहेगी। यदि उनके जीवन स्तर में कुछ बेहतरी करते आप तो काबिले तारीफ बात होती। एक बोर्ड बदल देने भर से आप पे अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो आपकी छोटी सोच। उत्तराखंड के वन और पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि उत्तराखंड में जंगलों की आग पर नियंत्रण पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वायर वॉचर को अब बीमा सुरक्षा का कवच मिलेगा। इसके लिए उन्होंने वन मुख्यालय और वन प्रभागों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। ये इसलिए भी जरूरी है कि हमारे वो लोग, एक बहुत रिस्क है इसमें जब आग बुझाने आप जाते हैं, और खासकर जिस तरह से आग फैल जाती है, तो हमने कई प्रयास किए उनको इंश्योरेंस कवर देने के साथ साथ। मैंने आपसे कहा कि हमने ग्रामीण स्तर पर एक फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाई ताकि लोगों की सहभागिता से, बिना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के आप किसी विपत्ति की चीज से नहीं निपट सकते। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के कंसेप्ट पर हम लोगों ने फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी ग्राम सभा बनाने का निर्णय लिया, और पहले फेज में उन 432 ग्राम पंचायतों में इसको बनाया जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है जहाँ पर फॉरेस्ट फायर की हिस्ट्री ज्यादा रही है, और उसमें 40,000 रुपये इंसेंटिव देने का निर्णय भी हर उसको लेकर साथ साथ साल भर में जो भी फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटियां बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेंगी उनको अवार्ड देने का भी निर्णय लिया, ताकि जन सहभागिता से हम इसको रोक सके। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, उस टेक्नोलॉजी से हमें बहुत जल्दी मालूम हो जाता है कि साहब फलाने जंगलों में आग लगी, लेकिन जब तक हम अपनी फोर्स को डिप्लोय करते हैं और जब तक वो पहुंचती है तब तक आग विकराल रूप ले लेती है। तो रिस्पॉन्स टाइम कैसे बचाया जाए, इसके लिए स्थानीय लोगों की सहभागिता जरूरी थी। तो और साथ ही साथ आपने देखा कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पहली बार हमने जिला स्तर पर वनाग्नि प्रबंधन समिति बनाई है, और वनाग्नि को आपदा से जोड़ा है ताकि आपदा मद से भी तत्काल पैसा मिलने का काम हो, इसका फायदा मिल रहा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए बीजेपी प्रदेश की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी सांसदों के नेतृत्व में जन संवाद स्थापित करने के लिए विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 15 मई से 16 जून तक संचालित होने वाले इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में सांसद प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 25 कमजोर बूथों पर विभिन्न आयोजनों के माध्यम से जनता से संवाद करेंगे। कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार पार्टी के सभी विधायकगण, जनप्रतिनिधि जो हमारे कमजोर बूथ हैं पर हम चुनाव आ रहे हैं, उन सभी बूथों पर जो है हमारे पदाधिकारी जाएंगे और वहां पर संवाद करेंगे। उन सभी चीजों को हम जो है टटोलेंगे, उन सभी कारणों पर जो है मंथन करेंगे, किस कारण हम उन बूथों में पीछे रहे, और उन सब कमियों को दूर करते हुए अगले चुनाव में उन बूथों को जीत सकें। सिक्स सिग्मा पॉलिटेक्निक कॉलेज में रोजगार मेले का शुभारंभ रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा ने किया। इस दौरान 150 छात्रों में से 75 छात्रों का चयन किया गया। इस दौरान यूपी के नोएडा से APCL के HR मैनेजर कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि पूरे देश में हमारी संस्था की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के लिए छात्र छात्राओं को अवसर दिया जाता है। 3 चरणों में छात्र छात्राओं को नौकरी में चयन के लिए क्रियाओं के साथ गुजरना पड़ता है। इस दौरान रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि समय समय पर सरकार के आदेशों के अनुसार रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर छात्र छात्राओं को अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा है।
सो बेसिकली जो अभी हमारे पास सिक्स सिग्मा स्टूडेंट्स के लिए जो वैकेंसीज है वो है ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में, फार्माकोविजिलेंस में, क्यूए क्यूसी एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। सो बेसिकली उसके लिए यहाँ पर हम हायरिंग करने आए हैं, जहाँ पर ऑलमोस्ट लाइक पूल कैंपस है, काफ़ी बच्चे आए हुए हैं, ऑलमोस्ट लाइक 150 बच्चे स्ट्रेंथ है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है बच्चों का। और यहाँ पर आई होप कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर ले जा सकें। सिक्स सिग्मा कॉलेज है, ये इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेज है, उत्तराखंड का निजी क्षेत्र का जो सबसे अच्छे कॉलेजेस है उसमें आज सिक्स सिग्मा के द्वारा एक पूल कैंपस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक वर्ल्ड की रिनाउंड कंपनी ACP है, उसके द्वारा पूल कैंपस किया जा रहा है, जिसका बेसिक पैकेज 3 लाख से लेके 6.5 लाख तक ये उसकी संभावना है कि पैकेज जो भी यहाँ सेलेक्ट होंगे उन्हें मिलेगा। और आज उनका पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर कैंपस में जाके उनका टेक्निकल इंटरव्यू होगा और टेक्निकल इंटरव्यू के बाद जो भी स्टूडेंट्स हमारे सेलेक्ट होंगे उनका वहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज में और इंडिया की सबसे अच्छी कंपनीज में सिलेक्शन होगा। निश्चित रूप से इस क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रदूषण को कम करने के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम ने CNG बसों का संचालन शुरू कर दिया है। हल्द्वानी डिपो के पास इस वक्त 12 बसें हैं। इन बसों का संचालन हल्द्वानी से दिल्ली के लिए किया जा रहा है। ये सभी बसें अनुबंधित है। वहीं शुरुआती चरण में CNG बसों का संचालन शुरू होते ही तमाम परेशानियां भी सामने आ रही है और इसका असर सबसे ज्यादा यात्रियों पर पड़ रहा है। बता दें कि अभी एक दिन पहले ही खबर आई थी कि 3 बसों का संचालन ठप पड़ा है, जिसके पीछे परिचालकों के नहीं होने की वजह ठहराई गई थी। उधर पिछले 2 दिन से CNG खत्म होने की वजह से बस बीच रास्ते में ही रुक गई थी, जिसका खामियाजा यात्रियों को उठाना पड़ रहा है। कि CNG अभी इन लोगों के टैंक थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है, तो जिससे फुल CNG उन पर नहीं पूरी एब्जॉर्ब कर पा रही हो। तो जहाँ पे CNG खत्म हो जाती है फिर प्रॉब्लम होती है परिचालक को कि लोग जो है पैसेंजर में परेशान होते हैं और खुद भी नहीं हो पाता, तो लोग उसमें बीच में ट्रांसफ़र होने में फिर प्रॉब्लम आती है, जो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम बनी हुई है फिलहाल। क्या मानक है CNG के बसों में कितनी CNG दी जा रही है? CNG करीब हमको 105 हमारा यूज़ होती है CNG, 135 का है उसमें उसकी वो हाँ टैंक, 105 हमारी डेली की यूज़ होती है। तो कभी कभार इनके टैंकों में कुछ प्रॉब्लम है या इनका उसका सिस्टम सही नहीं है, तो कम उसमें आ पा रही है, जो आधे रास्ते में खड़ी हो जा रही है। तो अगर बीच रास्ते में खत्म हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? विभाग लेगा या नहीं? उसकी जिम्मेदारी हमारी तो 105 लीटर की है, जो हम उनको देते हैं करके। दिल्ली के लिए? हाँ जी, पूरा 105 लीटर हम उनका किलो का देते हैं। अगर उससे ज़्यादा है तो फिर वो तो उनकी टैंक की प्रॉब्लम है कि भैया तो मालिक अपने टैंक सही कराएं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर परिवहन विभाग ने बीते वर्ष की तुलना में इस साल 50% अधिक चालान काटे हैं। RTO एनफोर्समेंट शैलेश तिवारी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अब नियमों का पाठ पढ़ाने और सख्ती से के लिए मोबाइल टास्क फोर्स की तैनाती की गई है, जिसके कारण अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक कुल 11,351 के चालान किए गए। वहीं अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक ये संख्या 16,000 पहुंच गई है। हमारे विभाग में नित्य प्रतिदिन नए प्रयोग हो रहे हैं और हम लोग कुछ नए एक्सपेरिमेंट भी लेकर के आ रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने मोबाइल टास्क फोर्स का भी गठन किया है। मोबाइल टास्क फोर्स हमारे यहाँ देहरादून में है, एक विकासनगर में भी मोबाइल टास्क फोर्स, साथ ही साथ कुछ बाइक स्क्वाड्स भी आए हैं। आपने देखा होगा कि बाइक स्क्वाड्स भी आए हैं। उसमें एक बाइक पे एक ड्राइवर होगा और एक हमारा सीनियर सुपरवाइजर होगा इन्फोर्समेंट का। ये लोग भी चेकिंग करेंगे। तो ये लोग दुर्घटनाएं जहां होती हैं उसका भी वेरिफिकेशन करेंगे, नॉर्मल गाड़ी की चेकिंग भी करेंगे, दुर्घटना होने की स्थिति में लोगों की हेल्प भी करेंगे और प्रचार प्रसार का भी काम करेंगे। ये काफ़ी इफेक्टिव रहेगा।
राजधानी देहरादून में स्कूलों की छुट्टी के समय दोपहर में सड़कों पर भयानक जाम देखने को मिलता है। इस बारे में आरटीओ एनफोर्समेंट शैलेश तिवारी का कहना है कि जिस क्षेत्र में ज्यादा स्कूल है वहां एक साथ छुट्टी होने पर यह स्थिति उत्पन्न होती है। इस दौरान बच्चों को लेने के लिए कई गाड़ियां आती है, जिसकी वजह से जाम की स्थिति पैदा होती है। उन्होंने कहा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया जाए। हाँ, आपने सही बोला है कि कई स्कूलों में, खासकर जिस क्षेत्र में कई स्कूल एक साथ अगल बगल स्थित हैं, वहाँ जब छुट्टियां होती हैं उसमें बच्चे एक साथ बाहर निकलते हैं और बच्चों को लेने के लिए भी कई गाड़ियां आती हैं, वैन आते हैं, उनके माता पिता भी आते हैं। इस स्थिति में काफ़ी गाड़ियां वहाँ इकट्ठी हो जाती हैं और कुछ समय के लिए ट्रैफिक जाम की समस्या आती है। हम लोगों का ये प्रयास है, स्कूलों में भी हम लोग जा रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया जाए, वैन को बढ़ाया जाए, स्कूल बसों को बढ़ाया जाए। और पेरेंट्स से भी हमारा अनुरोध है कि अगर आपके बच्चे 2-3 पेरेंट्स हैं और एक ही स्कूल में आपके बच्चे हैं तो कार पूलिंग भी कर सकते हैं, एक कार से ही। आशा फैसिलिटेटर और आशा कार्यकर्ताओं ने पौड़ी शहर के मुख्य मार्गों पर रैली निकालते हुए जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल आशा कार्यकर्ताओं ने न्यूनतम मजदूरी के स्थान पर जीविका मजदूरी दिए जाने, आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय श्रम नीति लागू करते हुए सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने और ठेका प्रथा बंद करने की मांग समेत 21 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री को भेजा। वहीं आशा फैसिलिटेटरों ने भी वेतन बढ़ोतरी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भेजा। सरकार हमेशा बोलती है बजट नहीं है, बजट नहीं है। 6 महीने तक हमें कुछ भी नहीं मिलता है। डिलीवरी के साथ जाते हैं, वहाँ भी हमें कुछ ऐसा वो नहीं मिलता। 6 दिन तक रहना पड़ता है हमें। बजट हमारे लिए कोई बजट नहीं है सरकार के पास। और जैसे हम दूर क्षेत्र से आते हैं, अल्ट्रासाउंड के लिए भी हमें बहुत ही दिक्कत हो रखी है। सरकार ने बोला कि अल्ट्रासाउंड पावर ब्लॉक में भी अल्ट्रासाउंड होगा। देखो हमारे जो भी गर्भवती हैं वो पावर ब्लॉक में भी बिना अल्ट्रासाउंड के वंचित हैं, क्योंकि श्रीनगर गरीब हैं। कहते हैं कि गर्भवती के लिए फ्री सेवा है। कहाँ है फ्री सेवा? 2500 में तो हमारा अल्ट्रासाउंड हो रहा है पौड़ी में, श्रीनगर में लेवल 2 का। अब लेवल 2 का गरीब महिलाएं हैं, तो कहाँ से देंगे वो? 3000 हमारी गाड़ी की है ना। तो सरकार के लिए आशाओं के पास कुछ बजट नहीं है और कहते हैं कि आशा रीढ़ की हड्डी है। कहाँ से होगी आशा रीढ़? गाड़ी के पास पहुँचे हैं सर, हमारी एक मुश्त राशि हो, प्रोत्साहन राशि चाहता कर। जैसे सर हम जब लगे थे तो हमने सोचा था कि चचर बच्चा के ड्यूटी करनी है, लेकिन सर बहुत काम है। सारे विभाग वाले हमको काम देते हैं, तो इस मतलब काम को देखते हुए जो हमारी राशि है वो बिल्कुल सही नहीं है, तो हमारी राशि को बढ़ाया जाए। 18,000 रुपये हमारी मांग है। यही है कि हम इतना कार्य करने के बाद भी हमें केवल 20 दिन का ही वेतन दिया जाता है। 20 दिन का केवल दिया जाता है, मोबिलिटी दी जाती है। और हम ये चाहते हैं कि वो 20 दिन की मोबिलिटी हटा के पूरी 30 दिन का हमें पूरा कार्य दिया जाए और एक उसमें रखा जाए। हमारी मांगे यही है। हाँ, एक पद पर हमें जो उसमें NHM के थ्रू जो हम काम करती हैं तो हमें परमानेंट उसमें रखा जाए। जो हाँ, और हमारा एक वो है कि हमें कम से कम 24,000 तक का जो हमारा काम है, काम देखा जाए उसके अनुसार हमें 24,000 रुपये के हमारे अपना मांग। कभी अंग्रेजों की ओर से बनाया गया शहर के तिकोनिया चौराहा स्थित एक डाक बंगला अपनी बदहाली से अजी जा चुका है। चारों तरफ हरे भरे वातावरण के बीच स्थित यह डाक बंगला आज जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। इस ओर न तो किसी अधिकारी का ध्यान है और न ही इस हेरिटेज भवन को बचाने के लिए किसी ने अभी तक कोई कदम उठाया। ब्रिटिश हुकूमत ने इसे बनवाया था, सजाया संवारा था, अब यह किसी भूत बंगले से कम नहीं लगता। कभी अंग्रेजों की ओर से बनाया गया शहर के तिकोनिया चौराहा स्थित ये डाक बंगला अपनी बदहाली से अजी जा चुका है। चारों तरफ हरे भरे वातावरण के बीच स्थित यह डाक बंगला आज जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। इस ओर ना तो किसी अधिकारी का ध्यान है और न ही इस हेरिटेज भवन को बचाने के लिए किसी ने अभी तक कोई कदम उठाया है। ब्रिटिश हुकूमत ने इसे बनवाया था, सजाया संवारा था, अब यह किसी भूत बंगले से कम नहीं लगता।
और मेरे साथ उत्तराखंड की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम और अहम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ANV न्यूज़ पर। नमस्कार।